आज मैं नहायत ही मुख्तसर दो बातें करूंगा। एक ये है, क्या एक जमहूरी निज़ाम में जहाँ पे जमहूरी फितरत रखते हैं लोग, वहाँ पे मीडिया को रेगुलेट किया जाना चाहिए या मीडिया को रेगुलेट किया जा सकता है। और दूसरा ये कि ये जो हाल में जम्मू कश्मीर की सियासत में नई सरगर्मी जो आई हुई है, क्या इसमें से हमें कोई पॉलिटिशियंस कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं हमें, या वो ढूंढ रहे हैं कि हमारा क्या सेंटिमेंट है जिससे उनको गाइडेंस मिले। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। मीडिया के बारे में तो हर रोज़ बात करने का जी भी चाहता है, लेकिन क्या बात की जाए। आप क्या समझते हैं कि मीडिया क्या चीज़ है, मीडिया की लैंडस्केप क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये बदलती जा रही है। लेकिन ट्रिगर एक ये आया आज मेरे सामने कि आज के दिन एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को दी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। ये स्टैंडिंग कमेटी थी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर जो है वो गौर-व-खोज कर रही थी। इसकी सदारत कर रहे थे कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर। मीडिया को बहुत करीबी से, बहुत हद तक वो समझते हैं। मेरे ख्याल से जो मीडिया के साथ उनका अपना ज़ाती तजुर्बा है वो भी एक बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल। अगर आप ओवरऑल रिपोर्ट को पढ़ें तो अंदाज़ा लगता है कि शशि थरूर साहब ने जो खुद फेस किया, जो खुद उन्होंने देखा है मीडिया के साथ, जो उनका तजुर्बा है, वो भी इस रिपोर्ट को फाइनल बनाने में काफ़ी हद तक उसने उसकी मदद की है। उन्होंने एक जो रिकमेंडेशंस दी हैं गवर्नमेंट को कि आपको क्या कर लेना चाहिए मीडिया के एतबार से, उस रिकमेंडेशन के ऊपर आने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। हमने जो एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट रखने वाले, एक इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले जो मीडिया में लोग हैं, कई लोग अपने आप को समझते हैं लेकिन सामने वाले शायद उनको ना समझें कि वो इस तरह से हैं। मैं अपना दावा करता हूँ, ये मेरे देखने वाले या पढ़ने वाले वो बेटर जज कर सकते हैं कि क्या मैं उस ज़िम्रे में आ सकता हूँ या नहीं। उनकी एक सोच होती है कि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। मेरी भी हमेशा ये सोच रहती है कि रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। मीडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप टेम कर सकें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। उसकी पासबानी मीडिया करता है, उसका एक एक्सप्रेशन, उसका व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन मीडिया बनता है। अगर उसके ऊपर आप कंट्रोल करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, उसको आप ज़ाब्ते बता देंगे कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ से अंदर नहीं रह सकते, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो निज़ाम जमहूरी तो किसी भी सूरत में कहलाएगा नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट पे, कि आपकी हदूद, रेड लाइंस कहाँ पे हैं, वो हर एक प्रोफेशनल मीडिया पर्सन को पता होता है। उस पर सरकारों को कानून बनाने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। लॉ नोइंग, अक्सर मैं बात करता रहता हूँ कि हर एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न होता है एक मुल्क में जो है वो लॉ नोइंग होता है। कोई ख़ास इस किस्म के कवानीन तो मीडिया के लिए होते नहीं हैं जो आम आदमी के लिए मुख्तलिफ हों और मीडिया के लिए मुख्तलिफ हों। तो एक लीगल जो ऑपरेटस होता है, एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर ऑपरेट करना होता है, उसकी ज़िम्मेदारी मीडिया वालों को पता होती है। लेकिन क्या है कि जो आम जो पब्लिक है, जो मीडिया के कंज्यूमर्स हैं, जो मीडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आज की बात नहीं, सेंचुरीज़ की बात है कि आप कोई भी सियासत से लेकर सेहत तक, या खेल कूद, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर आप आलमी अमूर तक, इंटरनेशनल अफेयर्स तक, अगर आपने अपने आप को इन्फॉर्म करना हो, आपने जानकारी हासिल करनी हो, अपनी नॉलेज में इजाफा करना हो, या एक डेली रूटीन में आपका जो एक आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इकनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप जानकारी मुसलसल रखना चाहते हो तो उसके लिए लोग किताबें नहीं पढ़ा करते, उसके लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। अब डिजिटल मीडिया आया पिछले 4-5 साल से, इसकी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है। इन सारी चीज़ों के ऊपर लोग डिपेंड करते हैं। जब एक बहुत पढ़े लिखा, बहुत तालीम याफ्ता और बहुत एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए, सियासत में लंबे तजुर्बे वाले लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, हर किस्म के लोग जब मीडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं सारी जानकारी हासिल करने के लिए, तो मीडिया के भी कुछ बुनियादी जानकारी मीडिया के पास हो, उसको कलेक्ट करने का तरीका हो, एनालाइज करने का, प्रोसेस करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका हो, वो भी आप तवक्को करते हैं कि मीडिया के पास ऐसा भी होगा। दरअसल ये जो चीज़ है सारी, ये मीडिया में डिप्लीट होती जा रही है। आज आपकी हर जगह एक क्वालिफ़िकेशन है, हर जगह एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने ये चीज़, ये इल्म सीखा है आपने, आप वकील हैं तो ये इल्म आपने सीखा है। अब जर्नलिस्ट का क्या हो गया कि एक तो ये आजकल मालूम करना बड़ा मुश्किल हो गया कि आपके साथ 8-10 लोग जो बैठे हुए हैं उनमें से कौन जर्नलिस्ट है, कौन जर्नलिस्ट नहीं है। और ये कंटेक्चुअल भी हो गया कि आप किस दिन जर्नलिस्ट हैं, किस दिन जर्नलिस्ट नहीं है। और जर्नलिस्ट बनना इतना आसान बन गया है जितना एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना, उसमें एक इंटरनेट डाटा ख़रीदना।
अब वो जब आपकी पॉकेट में मोबाइल फ़ोन है, उसमें इंटरनेट डाटा है, अब ये सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस दिन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, किस हद तक जर्नलिस्ट बने रहना चाहते हैं, और आप अपनी हदूद खुद तय करते हैं कि जर्नलिज़म की जो सरहदें होंगी, जर्नलिज़म के जो फ्रंटियर होंगे, उनको आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। जो कंज्यूमर है वो इन द एंड कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है वो रिलायबल है, वो वेरीफाइड है, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्या वो उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपने जो डिसीजन मेकिंग ज़िंदगी का, आम ज़िंदगी का जो फ़ैसले लेने के प्रोसेस हैं वो कर सकता है। ये आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की, साउथ एशिया की या एशिया की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया भर में जो है। अभी मैं हाल में कुछ एक जर्नलिस्टों के ग्रुप के साथ बात कर रहा था, तो वो कहते हैं कि इसका इलाज क्या है, तो मैंने कहा कि ये एक है, दिस जिनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल। जो डिजिटल मीडिया, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इसको हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है कि इसको, जर्नलिज्म को, मीडिया को, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इन्होंने एक्सेसिबल बना दिया है, इन्होंने डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है। आप जो बड़े मॉन्स्टर्स हैं, बीस्ट हैं, जो आपको अपनी हदूद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया करते थे, अब आपके पास है एक्सेस है, आपके पास एक अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन कौन कम्युनिकेट कर रहा है, कितना कम्युनिकेट कर रहा है? तो कहते हैं कि इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि कोई इलाज नहीं है। दुनिया भर में एक रिफ्लेक्शन हो रही है, दुनिया भर में किस वक्त बातचीत चल रही है कि इसको डील किस तरह से किया जा सकता है। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी शशि थरूर साहब की सदारत में है, जिन्होंने दी रिपोर्ट आज अपनी, उन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, कि आप ऐसा कर लें कि आप एक मीडिया कमीशन बना लें, और उस मीडिया कमीशन में जो मेंबरान हैं वो मीडिया से भी आ सकते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से भी आ सकते हैं, वो मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के पहलू हैं उनसे वो आ सकते हैं, जो तजर्बेकार स्टेक होल्डर लोग हैं, वो मीडिया कमीशन बना लीजिए आप, जो एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन उसको हमेशा से मीडिया सर्कल्स में टूथलेस टाइगर कहा गया हुआ है। वो एक आपको सेंश्योर कर सकती है, आपने अगर कोई रिपोर्ट, अव्वल तो उनके पास तरीका नहीं है कि वो मॉनिटरिंग करें मुल्क भर में कि कहाँ पे ठीक छप रहा है या कहाँ पे गलत छप रहा है। जब उनके नोटिस में लाया जाता है, कोई उनके पास शिकायत करता है कि फ़लाँ अखबार से जो ये चीज़ छपी है उससे ये गलत हुआ है, तो उसको वो एक नोटिस भेजते हैं कि भाई इसका तुमको क्लैरिफिकेशन दे दो, या कोई डिस्प्लेजर नोटिस दे देते हैं कि इसकी तरदीद कर दो। अगर वो नहीं करता है तो उसके बाद उनके पास उसका कोई इलाज नहीं है कि वो उस न्यूज़पेपर के साथ या मीडिया हाउस के, सिर्फ न्यूज़पेपर्स के साथ ही वो डील करते हैं। अब क्या है कि एक होता है कम्युनिकेशन का एक आउटरीच ब्यूरो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, वो रेगुलरली डिसाइड करते रहते हैं कि किस पेपर को इश्तारात, एडवर्टीजमेंट मिलनी चाहिए या किसको नहीं मिलनी चाहिए। ये हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज़ है कि न्यूज़पेपर्स की बहुत हैवी डिपेंडेंस बन जाती है गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल लेवल के ऊपर भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी, कि इश्तारात आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से मिलते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग पे इस किस्म की कोई शिकायतें हैं तो आपके इश्तारात कम हो जाते हैं। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की हो, वामपंथी हो, या जो भी हो, या स्टेट्स में भी किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो इसका जर्नलिज्म की जो क्रेडिबिलिटी है वो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता कि वो डिसाइड करें कि क्वांटम ऑफ एडवर्टीजमेंट कितना न्यूज़पेपर्स को मिलना चाहिए। वो अक्सर इस बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो करंट गवर्नमेंट के साथ फ्रेंडली है, या कौन सा वो न्यूज़पेपर है जिसने उस पार्टी की मदद की जो आज पावर में आ गई, वो उस तरह से डिसाइड कर लिया करते हैं। इन्होंने और चीज़ें उसमें पॉइंट आउट की कि जैसे केबल टेलीविज़न रेगुलेशन नेटवर्क का जो रेगुलेशन एक्ट था उसको 16 साल 17 साल हो गए, और तब से लेकर आज तक तो एक सी चेंज आ गई। जो उस वक्त इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन के सिस्टम, ट्रांसमिशन के सिस्टम जो यूज़ हुआ करते थे, जो आज के लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको तो उन सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, तो आपने उसको भी रिव्यू नहीं किया, उसको भी बदल लेना चाहिए। और अब डिजिटल के बारे में जो बहुत हाईली कंट्रोवर्शियल इस साल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स नोटिफाई कर दिए डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के एतबार से, और नोटिस इशू कर दिए तमाम डिजिटल मीडियाज़ को अक्रॉस द कंट्री कि आप अपना जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन कर दें। उसका क्रिटिसिज्म था मद्रास हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में,
जगह जगह जो है उसके ऊपर स्टे लगा दिए गए, क्योंकि उसमें जो बड़ी जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं, न्यूज़पेपर एसोसिएशंस हैं, डिजिटल मीडिया एसोसिएशंस हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी जो हैं, उन्होंने कहा कि ये आप रेगुलेट करना चाहते हैं, आप अपना कंट्रोल जो है वो एक डिजिटल मीडिया की स्पेस पे भी करना चाहते हैं और ये बात ठीक नहीं है। बहुत सारी जगहों के ऊपर स्टे भी लग गए। उसके बारे में भी कमेंट किया जो ये कमेटी है, उसमें मैं कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इन्होंने ऑन द लाइंस ऑफ गवर्नमेंट ही उसमें कहा। उसने कहा कि ये जो आपने बनाया है ये ठीक किया है, दिस विल गो ए लॉन्ग वे, कि ये इससे बड़ी मदद मिलेगी आपको। जो हम चाहते हैं कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो फ्रेमवर्क बनाने में इसमें दूर तक आपको एक मदद मिलेगी। जब तक आपसे कमीशन नहीं बनता तब तक ये इस किस्म का एक मैकेनिज्म रहे, आप उसको लेकर चलिए। अब इन्होंने जो ब्रॉडर इनकी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप इस किस्म का एक कमीशन बनाएं कि जो टेलीविज़न न्यूज़ टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है वो भी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है और उसके जो रिकमेंडेशन वो करते हैं, किसी को सेंश्योर करते हैं या कुछ करते हैं, उसकी कंप्लायंस जो है वो इंटायरली वॉलंटरी बेसिस के ऊपर है। इन्होंने कहा कि आप तीनों को आप इकट्ठा करके, न्यूज़पेपर्स को, टेलीविज़न को और डिजिटल मीडिया को, इन तीनों को एज मीडिया कंसीडर करके आप एक मीडिया कमीशन बना लीजिए, ताकि आप वो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड कर सके। जब मैंने ये कहा कि मेरा टेम्परामेंट हमेशा ये रहा है कि आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म इस किस्म का नहीं करना चाहिए मीडिया के लिए, उसमें आप उनके जो फ्रीडम है उस पर किसी न किसी तरीके का कंट्रोल टाइम टू टाइम आता रहता है, और फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के चलते जो डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पार्टी जो पावर वावर में होती है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी टाइम टू टाइम कर सकते हैं। इसी जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, इन्होंने एग्जांपल ली कि मलयाली 2 चैनल्स थे, उन्होंने दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर, उन्होंने जिस तरह से रिपोर्टिंग की वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने चैनल ही बंद करवा दिए। इन्होंने कहा कि ये डिसीजन बहुत हार्श है, आप कम से कम नोटिस देकर सुन तो लें कि वो इसमें कहना क्या चाहते हैं। ये तो था कि जब गवर्नमेंट क्या चाहती है और चैनल ने क्या रिपोर्ट किया, कल वो गवर्नमेंट भी तब्दील हो सकती है, चैनल की पॉलिसी भी तब्दील हो सकती है। एक जो इंडिपेंडेंट, ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो मीडिया या जो स्मॉलर मीडिया जो है, उनके लिए प्रोटेक्शन क्या है अगर गवर्नमेंट को उनकी रिपोर्टिंग अपने फेवर में ना नज़र आए। इसलिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इसमें ज़्यादा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक सेंस ऑफ डिनाइबिलिटी, अनवेरीफाइबल तरीके से जो न्यूज़ का प्रोसेस करना और न्यूज़ को कम्युनिकेट करना, उससे सिचुएशन इतनी केओटिक और उससे सिचुएशन जो है इतनी एनार्किस्ट बन गई है कि कोई ना कोई पाथ तो जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट के लोग और जो मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग वो मिलकर अगर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाएं तो वो शायद बेहतर रहेगा कि कुछ ना कुछ तो एक तरीक़ाकार होना चाहिए कि जहाँ पे ये डिटर्मिन हो सके, डिसाइड हो सके कि जो हदूद हैं, आपने जो फ्रंटियर खींच लिए हैं जर्नलिज्म के, वो किस हद तक हो सकते हैं। वरना इसमें क्या होता है कि लाइबल, डिफेमेशन अब इतना आसान हो गया कि पहले एक रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म होता था, अब इतना आसान हो गया कि आपके पास मोबाइल है, आप किसी की भी कब्र खोद कर निकल कर जा सकते हैं और कोई कानून इस किस्म का मुस्बत है नहीं है कि आपके बारे में कोई बात की जा सके। ये एक लार्जर डिबेट का इशू है। जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ जिसमें आपकी अक्सर दिलचस्पी रहती है, मैंने इसको लंबा किया ताकि आप इंतज़ार कर लें सियासी बात सुनने के लिए। 2-3 दिन पहले मैंने बात की थी कि उमर अब्दुल्ला साहब को क्यों गुस्सा आया गुलाम नबी आज़ाद साहब पर, और महबूबा मुफ्ती साहिबा वो क्यों कह रही हैं कि अगर कोई नई पार्टी यहाँ पे कोई बन रही होगी या कोई नया पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा होगा तो उसको वो दिल्ली ही करवा रहा होगा। दरअसल उस गली में से हर कोई होके आया हुआ है। ऐसा जम्मू कश्मीर की सियासत किस किस्म की है, इसमें एक इंसुलेशन मुल्क के बाकी रियासतों में हुआ करती होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये आज की बात नहीं है। दिस गोज़ बैक, यानी ये जब ओरिजिनल जब पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था, ये तब से शुरू है। ये 1930s से जो है ये इसी तरह से ये जो है 1947 को भी ये प्री डेट करता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी यहाँ पे सियासी अमल होता है वो दिल्ली की गली से होके आता है। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इस वक्त अगर आप दिल्ली की गली में से होकर अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं और आपकी कुछ बातचीत हुई है, आपका माइंड, आपकी थिंकिंग बड़ी फ्रेश है, तो आपको जो दूसरे वाला जो है वो आपको लगता है कि उसने को पॉलिटिकल मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आ गया। सिर्फ यही बात है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। अगर आप उस गली में खड़े हैं तो आपको वो गलत लगता है, जब वो यहाँ पे आएगा तो वो आपको गलत पाएगा, और इससे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो वो है नहीं है। हो क्या रहा है कि एक तो ये पहले ही थोड़ी सारी बड़ी आश्चर्य वाली बात थी
कि थोड़ी हैरानगी वाली कि अचानक से इतने बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो मैदान में क्यों निकल आए। ऐसी कौन सी चीज़ उनको नज़र आने लग गई कि वो इतनी बड़ी गहमा गहमी शुरू हो गई, इतने बड़े बड़े टूर्स उनके होने शुरू हो गए। ये हमेशा वैसे ये होना चाहिए, इसमें कभी भी जो इतना बड़ा वैक्यूम, इतना बड़ा जो ताख़ीर है, इतनी बड़ी डिले है, वो कभी होनी नहीं चाहिए। ऐसा चलता रहना चाहिए। सियासतदान को पब्लिक में बीच रहना चाहिए। अब ये थोड़ा कि भी उसको लाल बत्ती लगेगी, झंडी लगेगी तो वो तभी पब्लिक में आएगा। जो लाल बत्ती और झंडी का इंतज़ार करते हैं उसको पब्लिक पहले ही फारिग कर देती है, पैकअप कर देती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द पब्लिक, बट ऑल ऑफ ए सडन एंड ऑल ऑफ यू, कि ये नहीं कि भी पहले ये थे तो वो थे, अचानक से सारे आ गए और सारे के सारे जो हैं वो अचानक आ गए। अब मरकज़ी बात जो वो सारे करते हैं कि भी एक कहता है कि तुमने यार 370 के बारे में कोई बड़ी मुस्बत तरीके के साथ बात नहीं की, तो ये कहते हैं कि दरअसल बात तो मैं ही कर रहा हूँ, तुम्हारे पास ही कोई पॉलिसी जो है, फ्रेमवर्क, वो 370 के बारे में है ही नहीं है। दूसरे वहाँ पे कहते हैं कि ये तो दोनों मिलकर जो है इन्होंने 370 को ख़त्म करवाया और अगर हम होते तो कुछ और कर लेते। फिर एक तीसरे आते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल ये एम्प्टी जो सैब्र रैटलिंग जो है वो सब की तरफ से हो रही है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हम सब में से किसी की भी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि हम स्पेशल स्टेटस है जो जम्मू कश्मीर का उसको बचा पाते। अब जो चीज़ हो गई है उसके बारे में हम बात करना बंद कर दें, कोई और बात करेगा, लेकिन बात चलती रहेगी, वो हुआ गलत। यानी उसमें से ना कोई निकल पा रहा है और ना ही उस पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर कोई पूरी तरह से दाखिल हो पा रहा है। कल लेटेस्ट जो बात थी वो ये थी कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अलायंस बीजेपी के साथ ना होता तो शायद आर्टिकल 370 नहीं जाता, और आज जम्मू कश्मीर के अवाम को अगर कुछ दुश्वारियाँ, मुश्किलातें अगर पेश उनका सामना है तो वो महज और महज उस अलायंस की वजह से है। उसमें एक सवाल मेरी तरफ से बनता था, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है जब खुद ही बहुत सारे लोग हैं। तो सजाद लोन कहते कि भी आप होते अगर क्या तो आप बचा लेते, और ऊपर से वो कहते हैं अपनी पार्टी वाले वो भी बाहर निकले, उन्होंने भी आकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भी जो चीज़ आपके है ही नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में जब इतना उमर अब्दुल्ला ने बोल लिया तो आज दो जगह पे उन्होंने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि ये मामला तो अब सबजुडिस हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो लिहाजा जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब तय करना है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने तय करना है, तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कह दी कि सुप्रीम कोर्ट में तय करना, तो मैं जलसे में अगर बड़ी तकरीर करूंगा तो उससे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फ़र्क कुछ होने वाला है नहीं है। अब मामला जो पार्लियामेंट में है, तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरी पार्टी है, कांग्रेस है, उसके पास कभी 300 सीटें आएंगी और वो इसको पार्लियामेंट के अंदर जो है इस फैसले को अनटर्न कर पाएंगे। इसमें जो कांग्रेस के बहुत सारे जो लीडरान हैं उनके जज्बात बहुत ज़्यादा मजरू हो गए। उन्होंने कहा कि भाई गुलाम नबी आज़ाद ने ये क्यों कह दिया, इन्होंने तो एक डायरेक्ट फ्रंट खोल दिया कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ। हाईकमांड इसको कैसे बर्दाश्त करेगी कि आप कहते हैं कि 300 सीटें नहीं आएंगी। तो आज अगर आपके पास 46 और 45 या 46 सीटें हैं, मुसलसल डिक्लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा कौन सी बड़ी चीज़ 2024 तक होगी कि जब आप इसको 300 तक, तो वो आपको वो स्टेटमेंट जो है वो इम्प्रैक्टिकल नहीं लगती। वो आपके इमोशन को ज़रूर हर्ट कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल तो यही बात है कि 300 सीटें 2024 में या 2029 में आने की जो है वो पॉसिबिलिटी है नहीं है। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या हमें गाइड कर रहे हैं सारे पॉलिटिशियन मिलके कि जो आर्टिकल 370 है इसके इर्द गिर्द जो हम एक डिबेट को वो उलझा कर रखते हैं, जब फैक्ट ऑफ द मैटर एग्जैक्टली वही है कि इस पर जो फैसला है वो चाहे या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का होगा, यानी द विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट विच इज़ कस्टोडियन, या उन दोनों जगहों से होगा। उन दोनों जगहों को जम्मू कश्मीर के अगर सारे के सारे लीडर इकट्ठे हो जाएं तब भी किसी सूरत में उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और ऐसी पॉसिबिलिटी आने वाले 50 साल में है भी नहीं है कि ये सारे के सारे लीडरान जो है जम्मू कश्मीर के इकट्ठे हो जाएं। जो हाईएस्ट पॉइंट जो एक कंसेंसस का, यूनिटी का हमने देखा था, वो पिछले साल देखा था जब गुपकार अलायंस बना था। अब गुपकार अलायंस जो है पहले वो 6 टांगों से शुरू हुआ था, फिर 4 के ऊपर आ गया, अब फाइनली जो है वो 2 टांगों या 2.5 टांगों के ऊपर है। लेकिन कल से जो उमर अब्दुल्ला का डायरेक्ट एक अटैक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर हुआ, पीडीपी ने आगे से कोई बहुत अच्छे से जवाब उनका नहीं दिया। पीडीपी ने कहा कि छोड़िए, ये कोई अच्छा टाइम नहीं है ये बात करने का, इस वक्त हमें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से बातें करनी नहीं चाहिए। लेकिन हर पार्टी को लगता है अगर हम आर्टिकल 370 के बारे में बहुत ज़्यादा बोलेंगे और बाकी वालों के ऊपर इल्ज़ाम डालेंगे कि आपकी वजह से ये गया,
उससे हो सकता है कि लोगों की सिंपैथी हमें ज़्यादा मिले। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस में या पिछले 2.5 साल में जिस तरह से सारी डेवलपमेंट्स हुई, उसमें लोगों के जज्बात किसी भी लेवल के शामिल हों, ये मैं बिल्कुल एक जो वेल स्टडीड वेल इन्फॉर्म्ड आर्ग्यूमेंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं उसमें लोगों के जज्बात जो हैं वो किसी भी लेवल तक शामिल हों, लेकिन किसी भी सूरत में अवाम का कोई भी तबका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के बयानात के ऊपर जो है वो उससे इम्प्रेस नहीं अब हो सकता कि आप ये करवा देंगे या वो करवा देंगे। तो लिहाजा ये मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त का सियासी अमल है उससे अवाम को कोई गाइडेंस मिलती नज़र आती हो, बल्कि इधर से है कि जो अवाम का जो सेंटिमेंट है उसको रीड करें और उससे गाइडेड रहें कि अवाम इस वक्त क्या चाहती है, कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इस वक्त क्या चाहते हैं, उस तरह से अपनी पॉलिटिक्स को जो वो टेलर करें। आज का एपिसोड हमेशा की तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।